हेलो स्टूडेंट्स, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी सेम है किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, जो कि थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसमें वो किस पे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, हमने सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कोई अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। अगर प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं हम, तो उसका जो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। अगर प्योर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो उसका जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो कर्व आएगी वो थोड़ी डाउनवर्ड आएगी। अगर यहाँ इस पोजीशन पे इसका वेपर प्रेशर ये है तो इसका ये होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको कैसे समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state। मतलब सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मान लो ये सॉलिड सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर भी एकदम से स्ट्रेट सा होगा, थोड़ा सा कर्व में नहीं होगा, है ना। मतलब वो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे वो एकदम से वेपराइज होने लग जाएगा, इवेपोरेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उसका ग्राफ बना दिया। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट किस में फॉर्म में है, लिक्विड में, और ये ले लिया हमने सॉलिड सॉल्वेंट, है ना, सॉलिड फॉर्म में। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स मीट कर रही हैं उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसका आ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए जो जहां पे ये मीट करेंगे ये दोनों सॉलिड और लिक्विड स्टेट, अब सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में ही होगा ना, वो थोड़ी सॉलिड स्टेट में होगा। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगे वो किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी एफ। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमेशा जो है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। अब यहाँ देख रहे हो ना, सॉल्यूशन जो है पीछे हट रहा है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, वो पीछे आ रहा है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। तो मतलब जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो किससे कम है, प्योर सॉल्वेंट से। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये इक्वेशन जो है आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के थ्रू हम जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हुए उनमें बताया कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। और आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के। तो मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से जो है हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज हो रहा है ना, तो हम सॉल्यूट कौन सा ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट्स में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या आ जाएगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम, मतलब मोलैलिटी। और के एफ को हम बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन
कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो KF है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम इसकी यूनिट्स निकालना चाहें तो क्या आ जाएंगे? टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होते हैं? केल्विन के। और मोलैलिटी के कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसमें? मोल में। और मास जो होगा सॉल्वेंट का वो किस में आ जाएगा? ग्राम, किलोग्राम में। तो यूनिट्स ऑफ KF क्या हो गए? केल्विन किलोग्राम पर मोल। और अगर हमने डिफाइन करना हो KF को, अगर मोलैलिटी हम 1 ले रहे हैं तो molar depression constant is equal to depression in freezing point when 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kg of solvent। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आपके जो सिलेबस में है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास निकालने के लिए कैसे यूज होती हैं वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, पहले बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे मोलर मास जो है यूज कैलकुलेट करने में यूज होती हैं। ठीक है, सो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ और। क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को एज्यूम करना है नॉन वोलेटाइल, ऐसे तो ये वोलेटाइल है बट इसको एज्यूम करना है कि ये नॉन वोलेटाइल है, मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर सो दैट इट फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और KF हमें दिया हुआ है फॉर वाटर 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो इसमें जो है हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। निकालना क्या है हमें? व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल, मतलब हमें इसका क्या निकालना है? मोलर मास, मास निकालना है हमें, है ना। मोलर मास हमें पता होता है, मास निकालना है कि कितना अमाउंट इथेनॉल जो है ऐड किया। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम डेल्टा TF निकाल लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? वाटर का दिया हुआ है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है और सॉल्वेंट का भी दिया हुआ है। तो डेल्टा TF कैसे निकालते हैं हम? TF नॉट माइनस TF नॉट क्या है? 0, और TF जो है वो है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, डिफरेंस इनके बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी जो है ये 2 ही आएगा, 2 में से माइनस करोगे 0 तो क्या जाए, है ना। तो फिर जो है नेक्स्ट मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? मास, अब मास तो हमें यहाँ पे पता नहीं है तो हम x मान के चल रहे हैं उसको, और जो मोलर मास होता है इथेनॉल का वो होता है 46। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया है? हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 kg, ये दिया हुआ है डिजॉल्व्ड इन 1 kg। ठीक है, सॉल्वेंट का मास तो डिवाइडेड बाय 1 kg, 1 kg मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, यहाँ से इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, 2 KF की वैल्यू हमें दी हुई है 1.86। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x 46, 1 into 1000, और इसको x को उधर ले जाएं अगर हम तो कुछ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 50 ग्राम कैलकुलेट करके। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 ग्राम। तो ये क्या निकाला हमने? अमाउंट ऑफ इथेनॉल, मतलब 50 ग्राम इथेनॉल जो है ऐड हुआ है, डिजॉल्व हुआ है कितने? 1 kg वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल CH2 OH। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों CH2 पे OH लगे हुए is dissolved in 50 gram water. The freezing point of mixture is
-34 degree Celsius. If freezing point of pure water is 0 degree Celsius and Kf for water is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल, फाइंड डेंसिटी ऑफ इथाइलिन. अब आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है इथाइलिन ग्लाइकोल का मास नहीं दिया है. वॉल्यूम तो दे दिया है बट मास नहीं दिया है. ठीक है, तो हमें इसका मास निकालने के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, के एफ मल्टीप्लाई बाय एम. 34 जो है आ जाएगा 0 माइनस 34 डिग्री सेल्सियस, तो 34. 1.86 के एफ की वैल्यू है. एक्स मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, एक्स हम मास मान के चल रहे हैं, एक्स है. और मोलर मास जो है उसका इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 होता है. ठीक है, और 50 ग्राम हमें दिया हुआ है वाटर का मास. ठीक है, और किस में हमें इसको कन्वर्ट करना है, 1000 में, तो मतलब 50,000. ठीक है, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें 5 क्यों, यहाँ से 0 से 0 कट गया. ठीक है, वैल्यू आ जाएगी कुछ 56.66 ग्राम. ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई. हमने मास निकाला ना, तो इससे जो है हम डेंसिटी निकाल सकते हैं. 56.66 ग्राम वॉल्यूम हमें दिया हुआ है. 50 सेंटीमीटर क्यूब ये ग्राम में है, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 11.33 डिवाइडेड बाई 10. अगर इसको कन्वर्ट करें 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या है, डेंसिटी है इथाइलिन ग्लाइकोल के. तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, अगर मान लो आपको के एफ नहीं दिया है तो आप के एफ कैसे निकालोगे. ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन. आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, और टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आपको पता ही है, वो आपको गिवन होगा. फिर एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. किसके लिए, 1 मोल सॉलिड के लिए लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए. ठीक है, वो जो है क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो है एंथैल्पी रिलीज होगी. ठीक है, एल फ्यूजन. कई बार क्या होता है, डेल्टा एच फ्यूजन ना देके आपको दिया होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो वो क्या इसके लिए होती है, 1 ग्राम सॉलिड के लिए. तो वो 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लग रही है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और इनके बीच का जो एक्सप्रेशन है वो होता है डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाई बाय एम. एम क्या है, मोलर मास. तो अगर आपको के एफ की वैल्यू निकालने आ जाती है तो आप इस फॉर्मूला को लगाओगे. ठीक है, कौन से, के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन. ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको दी होंगी, आपको बस इसको इनकी यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है, बाकी सारी वैल्यूज आपको दी होती हैं. ठीक है, अब जो है हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या एप्लीकेशन है. फर्स्ट एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस. एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मतलब किसी चीज को फ्रीज होने से रोकें, ऐसे सॉल्यूशंस. तो हिल्स पे जो पहाड़ों पे जो कई बारी ठंड में गाड़ियां चलती हैं, वो उनके जो रेडिएटर होते हैं वो फुल ऑफ वाटर होते हैं, बट वो फिर भी चलती रहती हैं. ठीक है, तो वो फ्रीज कैसे नहीं होती जब इतना टेम्परेचर लो होता है, वो इसलिए नहीं होती कि उनमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाला होता है. एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या करेगा, उनके फ्रीजिंग पॉइंट को टीएफ को डिक्रीज कर देगा. मान लो अगर किसी का
फ्रीजिंग पॉइंट है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डालने से उसका मान लो अगर हो जाता है -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम किसी ठंड वाले इलाकों में चले जाते हैं तो इतना कम टेम्परेचर तो किसी का भी नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब यहाँ जब जो है यहाँ ऐसा टेम्परेचर मिले -25 डिग्री सेल्सियस का। तो ये क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर रहा है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर रहा है तो वो फ्रीज तो बहुत स्लोली होगा, होगा ही नहीं जब तक वो इस टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर ना हो बाहर। तो इसीलिए जो है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है बनाने में जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हेल्प करता है। और एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस क्या काम करते हैं, लोअर कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है। तो ये हिल्स में जब कार वगैरह चलती है तो क्या होता है, इजीली चलती रहती हैं। और ये जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है ये बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ा देता है। समर में जो है टेम्परेचर बाहर का राइज कर जाता है। अगर वाटर या कोई और सॉल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा, बॉयल होना स्टार्ट कर जाएगा जल्दी ही, अगर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। बट ये कुछ चीज़ें बॉयल नहीं करती हैं, क्यों, जब हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस, तो अब इतना टेम्परेचर तो किसी का भी नहीं होगा, है ना। तो कहीं पे भी नहीं होगा ऐसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर, तो 60 तक हो सकता है बट 80 डिग्री सेल्सियस नॉट पॉसिबल। सो ये बॉइलिंग को भी रोक लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइल ओवर, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। आपने देखा होगा जब सर्दियों में बर्फ वगैरह पड़ती है तो हम क्या करते हैं, नमक छिड़क देते हैं, है ना। उससे क्या हो जाता है, आइस मेल्ट होने लग जाती है। अब इसका रीजन क्या है, अब जब हम उसमें सॉल्ट को क्या ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्ट कर रहा है और आइस के साथ मिक्स होके वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दे रहा है। जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाती है, आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो है सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, सोडियम क्लोराइड वगैरह जो है रोड्स पे छिड़क दिए जाते हैं ताकि आइस जो है मेल्ट हो जाए, ठीक है।